आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड इवनिंग। 16 जून शुक्रवार की शाम बारिश की भीनी फुहार से दिल्ली एनसीआर का मौसम नर्म हो गया है और दिन भर लेकर आ गया हूं मैं, जमशेद कमर सिद्दीकी। मणिपुर में लाख जतन के बाद भी हिंसा की आग बुझ नहीं पा रही है। उपद्रवियों ने कल एक केंद्रीय मंत्री का घर फूंक दिया। The law and order condition in the state of Manipur is totally failure. तो वहीं शांति बहाली के लिए जो प्रयास चल रहे हैं, अमित शाह से लेकर हिमंता बिस्व शर्मा के वहां जाने के बाद भी हालात कंट्रोल में क्यों नहीं है? आज दिन भर की शुरुआत इसी से करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए गोटियां सेट होनी शुरू हो गई हैं। कहां-कहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। रीजनल पार्टियों का कितना बड़ा रोल रहने वाला है, ये भी जानेंगे। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने जो कहर बरपाया है, नुकसान पहुंचाया है, उसका स्केल कितना बड़ा है, चीजें ठीक होने में कितना वक्त लग सकता है और साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी इतनी क्यों बढ़ गई है, सुनेंगे। केदारनाथ में आज से ठीक 10 बरस पहले एक भीषण आपदा आई थी जिससे काफी बर्बादी हुई थी। विनाश के मंजर हम सब ने देखे थे। 10 साल में वहां क्या बदला, सुनवाएंगे आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए और आखिर में भौचक भी आएगा। लेकिन अभी वक्त है 60 सेकंड्स हेडलाइंस का। सुनिए खुशबू कुमार से। थैंक यू जमशेद। बिपरजॉय से राजस्थान में मूसलाधार बारिश, बाड़मेर के निचले इलाकों में पानी भरा, कई जगह पेड़ और पोल गिरे, जोधपुर में स्कूल बंद। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदला, अब प्रधानमंत्री म्यूजियम और सोसाइटी नाम से जाना जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, ये केंद्र का तानाशाही रवैया। पीएम मोदी सरनेम केस में रांची की सिविल कोर्ट में पेश नहीं हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, 15 दिन की मोहलत मिली। बंगाल पंचायत चुनाव से पहले हिंसा, कोलकाता हाई कोर्ट ने सेंट्रल फोर्स तैनात करने का निर्देश दिया, राज्य सरकार ने विरोध में रिव्यू पिटीशन लगाई। दारुल उलूम के खिलाफ बाल आयोग ने कार्रवाई की मांग की, इंग्लिश से दूर रहने का फरमान दिया था। आदि पुरुष फिल्म पर बैन लगाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी हुई दाखिल। वहीं फिल्म में सीता के किरदार से जुड़े एक डायलॉग पर नेपाल में खड़ा हुआ विवाद। जापान में सेक्स क्राइम लॉ में बड़ा बदलाव, बिना सहमति संबंध अब रेप होगा। एज ऑफ कंसेंट 16 साल हुई, पहले थी 13 साल। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आई 1.3 अरब डॉलर की कमी, आरबीआई ने जारी किए आंकड़े। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं इवनिंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। मणिपुर में हालात सामान्य हो ऐसी उम्मीद महीने भर से की जा रही है, लेकिन हर रोज नॉर्थ ईस्ट के इस राज्य में ऐसी कोई खबर आती है जिससे लगता है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कल रात उपद्रवियों ने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह के घर को आग के हवाले कर दिया। गनीमत ये रही कि आर.के. रंजन सिंह तब घर पर नहीं थे। इससे पहले बुधवार को इम्फाल पश्चिम के लामफेल इलाके के मंत्री नेमचा किपजेन का भी घर जलाया गया था। जब से राज्य में ये स्थिति बनी है, तभी से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के घरों पर सिलसिलेवार तरीके से हमले हो रहे हैं। कुकी और मैती समुदाय की इस लड़ाई में अब तक 100 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। 400 से ज्यादा लोगों को घायल बताया जाता है और 80,000 लोग अपना घर छोड़कर कैंप्स में रहने के लिए मजबूर हैं। केंद्र और राज्य सरकार लगातार इस कोशिश में लगी है कि कैसे भी स्थिति पर काबू पाया जा सके। इसके लिए सेना उतारी गई, कमेटी बनाई गई। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य का दौरा किया। असम के मुख्यमंत्री और नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के ट्रबल शूटर माने जाने वाले हिमंता बिस्व शर्मा को मणिपुर भेजा गया। बावजूद इसके हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो सबसे पहले सूबे में मौजूदा हालात कैसे हैं, ये जानने के लिए हमने बात की इम्फाल में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर अक्षय डोंगरे से। लेकिन पिछले 1 से 1.5 हफ्ते के बीच में पिछले तकरीबन 10 दिनों की अगर बात की जाए तो हालात अब खराब एक बार फिर से हो चले हैं। कल की अगर बात की जाए तो एक आम आदमी के मन में तो डर है ही, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री, उनके घर पे तकरीबन 1000 लोगों का एक बड़ा मॉब उनके घर में घुस आया और उनके घर में जो भी चीज मिली, चाहे वो गाड़ियां हो या फिर अन्य सामान, सब कुछ जला दिया गया। पेट्रोल बॉम्ब से हमले किए गए। तो कहीं ना कहीं एक गुस्सा जो लोगों के मन में है वो अब जनप्रतिनिधियों के ऊपर फूट रहा है। जिस तरह से अगर बात की जाए आर.के. रंजन के घर की, तो वो खुद मैती समुदाय से आते हैं। उनका घर मैती समुदाय के इलाके में है, लेकिन फिर भी
उनके ऊपर हम उनके घर को इसलिए भी जला दिया गया। उनके करीबियों का मानना है कि वो एक सांसद होकर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं मैती समुदाय के लिए, ऐसा लोग लग रहा है, तो इसी के चलते उनके घर के ऊपर हमला किया गया। कर्फ्यू टाइमिंग की अगर बात की जाए तो धीरे धीरे करके कर्फ्यू जो था मणिपुर में उसको रिलैक्स किया जा रहा था, वो घटाया जा रहा है। इनफैक्ट अगर बात की जाए कितना घटाया जा रहा है तो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का कर्फ्यू टाइम कर दिया गया था, मतलब कर्फ्यू को रिलैक्स कर दिया गया था। यानी कि सुबह 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कोई कर्फ्यू नहीं था। लेकिन जिस तरह की वाकये हुए हैं उसके बाद एक बार फिर से कर्फ्यू टाइम को घटाकर सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक कर दिया गया है। यानी कि चंद घंटों का वक्त दिया गया है लोगों को अपने सभी काम निपटाने के लिए। दुकानें भी केवल उसी वक्त खुलती है, उसके बाद वापस सब कुछ कर्फ्यू लागू हो जाता है और लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। जगह जगह पर आगजनी की घटनाएं, जगह जगह पर हमलों की घटनाएं आ ही रही है। लेकिन अगर हाईवेज की बात की जाए तो वहां पर अभी ब्लॉकेड कंटिन्यू है, यानी कि ट्रकों को, जरूरत के सामानों को रोका जा रहा है जगह जगह पर। और ये तब हो रहा है जब भारतीय सेना हो, असम राइफल हो या फिर अन्य सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, वो अभी भी भारी संख्या में मणिपुर में डिप्लॉयड है। अक्षय, पहले अमित शाह 3 दिन तक मणिपुर में रुके रहे, नॉर्मलसी कायम करने के लिए प्लान्स बनाकर आए, लेकिन फिर भी हालात सुधरे नहीं। फिर हिमंता बिस्वा शर्मा को मणिपुर भेजा गया। क्या एड ऑन किया उन्होंने और क्या इसका कुछ इम्पैक्ट दिखा है ग्राउंड पर? हिमंता बिस्वा शर्मा को ट्रबल शूटर माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट की अगर बात की जाए तो अच्छी पकड़ वो रखते हैं। जगह जगह जितने भी राज्य है नॉर्थ ईस्ट के, उत्तर पूर्व के, उन सभी राज्यों में एक काफी ज्यादा राजनीतिक समझ वो रखते हैं और इसीलिए हिमंता बिस्वा शर्मा को भेजने का फैसला लिया गया था सरकार द्वारा। मीटिंग्स अभी अगर बात की जाए कि क्या एड ऑन उन्होंने किया, तो जाहिर तौर पर काफी हाई लेवल मीटिंग हुई यहाँ के मुख्यमंत्री के बीच में और उनके बीच में हाई लेवल मीटिंग हुई। अब वो वापस जा चुके हैं, लेकिन अगर बात की जाए अन्य जानकारियों की कि किस तरह से वो हालात को काबू में लाएंगे, तो सवाल यही खड़ा होता है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पर आ चुके हैं, खुद अपील कर चुके हैं, तो उसके बाद भी अगर हालात काबू में नहीं आ रहे तो ये काफी गंभीर बात है। और इसीलिए हिमंता बिस्वा शर्मा को भी भेजकर एक तरह से ग्राउंड पर उन्हें भेजा जा रहा है, ग्राउंड जीरो पर भेजा जा रहा है, ताकि वो खुद एक तरह से उनको भेजा गया था ताकि खुद जायजा ले स्थिति का और स्थिति को सामान्य करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। जितने भी स्टेक होल्डर है, चाहे वो कुकी समुदाय से हो या फिर वो मैती समुदाय से हो, सबसे वो बात करे और जो भी उनकी मांगे उनको सुनकर एक समन्वय बिठाने की कोशिश करे, एक कई मिडिल ग्राउंड फाइंड करने की कोशिश करे, ताकि किसी तरह से जो ये अप्रिय घटनाएं हो रही है, जितनी भी ये वायलेंस की घटनाएं हो रही है, उनको काबू में लाया जा सके। अच्छा, मैती समुदाय के लोग 19 जून को हर साल अपना अपराइजिंग डे मनाते हैं। क्या उस दिन भी हिंसा की कोई आशंका है और प्रशासन ने इसके लिए क्या तैयारियां की हैं? देखिए, तैयारियां तो अगर हिंसा को रोकने की बात की जाए मणिपुर में तो ऑलरेडी फोर्सेस डिप्लॉयड है। भारतीय सेना डिप्लॉयड है, असम राइफल्स डिप्लॉयड है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, राज्य की पुलिस डिप्लॉयड है, रैपिड एक्शन फोर्स डिप्लॉयड है। तो जितने भी तैयारियां हिंसा को रोकने की है वो ऑलरेडी फुल स्विंग में चल रही है। लेकिन अगर 19 जून की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मैती डोमिनेटेड जो एरियाज है वहां पर कर्फ्यू को ज्यादा सख्ती से लागू किया जाएगा, ताकि कोई भी भीड़ की जुटने की या फिर किसी भी तरह से एक मॉब इकट्ठा होने की संभावना को कम किया जा सके। हिंसा की घटनाओं के बीच ये भी खबर आ रही है कि वहां तैनात असम राइफल से मैतेई समुदाय खुश नहीं है और जवानों को भेजे जा रहे राशन को हाईवे पर ही रोक दिया जा रहा है। हमसे बातचीत का शुक्रिया अक्षय डोंगरे। लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और इसके लिए तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। एक तरफ बीजेपी छोटी छोटी पार्टियों के रूप में नए पार्टनर ढूंढ रही है, तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टियां भी साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कवायद में जुटी हैं। अगले शुक्रवार को पटना में नीतीश कुमार के न्योते पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं का जुटान भी हो रहा है। कम से कम 15 सियासी दलों के शीर्ष नेता इसमें विपक्षी एकता की छतरी तले बीजेपी को हराने के लिए मंथन करेंगे। लेकिन विपक्षी एकता का ये फॉर्मूला इतना आसान नहीं रहने वाला है। गठबंधन में जाने से पहले हर पार्टी अपना नफा नुकसान भी देखेगी। जाहिर है पेंच सीटों के बंटवारे पर आकर फंसेगा ही। तो लोकसभा सीटों पर पॉलिटिकल टसल का गुणा गणित क्या है, इसे समझने के लिए मैंने बात की मुंबई में रहने वाले पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट और कमेंटेटर अमिताभ तिवारी से। अमिताभ जी, ऑपोजिशन यूनिटी की चर्चा पिछले कुछ समय से लगातार चल रही है, लेकिन नेशनल इलेक्शन के जो 2 बड़े प्लेयर्स हैं बीजेपी और कांग्रेस,
कितनी सीटें ऐसी हैं जहां इन दो पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है? 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ये नंबर 1 और नंबर 2, यानी कुछ सीटों पे बीजेपी नंबर 1 तो कांग्रेस नंबर 2, और इन सीटों पे कांग्रेस नंबर 1 तो बीजेपी नंबर 2, यानी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो 190 सीटों पे ये लड़ाई हुई थी, जिसमें 175 सीटों पर भाजपा जीत करके आई थी और 15 सीटों पर कांग्रेस। अब ये राज्य कौन से हैं? जो जो मुख्य राज्य हैं वो है मध्य प्रदेश 29 सीटें, गुजरात 26 सीटें, महाराष्ट्र 15 सीटें, राजस्थान 24 सीटें, कर्नाटक 21 सीटें, हरियाणा 9 सीटें, छत्तीसगढ़ 11 सीटें, इस तरह से करके ये राज्य हैं। आसाम 9 सीटें, पंजाब 3 सीटें, उत्तराखंड और हिमाचल 9 सीटें, दिल्ली 5 सीटें, ये सब मिला के 190 सीटें होती हैं। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऑपोजिशन यूनिटी की जो बात आज की डेट में काफी जिसकी चर्चा हो रही है, इसमें से अगर राज्यों पे आपने ध्यान दिया होगा तो इसमें से 136 सीटें तो ऐसी हैं जहां रीजनल पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सब लार्जली ये स्टेट्स हैं जहां पर रीजनल फोर्सेस का ज्यादा प्रेजेंस है, बहुत कम प्रेजेंस है, और ये लड़ाई जो है यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस की है। और इसलिए मैं हमेशा शुरू से कहता आया हूं कि ऑपोजिशन यूनाइटेड या ऑपोजिशन यूनिटी का इन सीटों पे खास करके कुछ खास फायदा कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय दलों या क्षेत्रीय दलों की प्रेजेंस ही बहुत कम है या ना के बराबर है। भारतीय राजनीति में रीजनल पार्टियों की सॉलिड प्रेजेंस है और चुनाव देश की सरकार ही चुनने का क्यों ना हो, इनकी भूमिका अहम होती है। तो इन 190 सीटों के अलावा ऐसी कितनी सीटें हैं जहां बीजेपी का सामना क्षेत्रीय पार्टियों से होता है? 2019 में 185 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा और क्षेत्रीय दल नंबर 1 और नंबर 2 थे। इनमें से 74 सीटें यूपी से हैं, 39 सीटें बंगाल से हैं, 19 सीटें उड़ीसा से हैं, 10 सीटें महाराष्ट्र से हैं, 15 सीटें बिहार से हैं, ये मुख्य राज्य हैं। झारखंड और कर्नाटक से 6 सीटें हैं। अब इन 185 सीटों में 128 सीटों पर कांग्रेस का लिमिटेड या रोल बहुत कम है, जिसमें से खास करके यूपी 74 और वेस्ट बंगाल 39 और उड़ीसा 19, इन तीनों को अगर आप ऐड कर लें तो लगभग 128 सीटें हो जाती है। तो यहां भी ऐसी बिसात एक तरह से बैठी हुई है कि ऑपोजिशन यूनिटी नहीं भी होता है तो भी जो कॉन्टेस्ट है वो मेन बीजेपी और क्षेत्रीय दल के बीच में है, और कांग्रेस जो यहाँ पे कुछ खास इसका असर नहीं है। और ये राज्य आपको ध्यान होगा कि इनमें से कुछ राज्य ऐसे भी हैं जैसे बंगाल और उत्तर प्रदेश जहां पे आज की डेट में पेच फंसा हुआ है, और उड़ीसा जहां की ऑपोजिशन यूनिटी पॉसिबल होता ही नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि नवीन पटनायक उस मीटिंग में नहीं आने वाले हैं। अमिताभ जी, रीजनल पार्टियां आपस में भी टकराती हैं, किन राज्यों में ऐसा होता है और ऐसी कितनी सीटें हैं जहां कांग्रेस का मुकाबला रीजनल पार्टियों से होता है? ऐसी लगभग 97 सीट्स हैं जहां पे क्षेत्रीय दल वर्सेस क्षेत्रीय दल का मुकाबला था 2019 में, यानी क्षेत्रीय दल ही नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी थी, और अगर बीजेपी और कांग्रेस लड़ी भी तो नंबर 3 और नंबर 4 पे रही। हालांकि इनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं, जैसे 43 सीट्स हैं जहां पे बीजेपी और कांग्रेस के जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके बीच में लड़ाई हुई। तो ये 97 सीटों में से 27 सीटें तमिलनाडु में हैं, 16 महाराष्ट्र में हैं, बिहार में 16 हैं, यानी लार्जली जेडीयू और आरजेडी के बीच ये लड़ाई होगी जब जेडीयू बिहार में एनडीए के साथ हुआ करता था, और 25 सीटें जो है वो आंध्र प्रदेश में है, यानी वाईएसआरसीपी जगन रेड्डी की पार्टी और टीडीपी के बीच में लड़ाई है। इनमें से जैसे मैंने कहा 43 सीट्स महाराष्ट्र की 16 और तमिलनाडु की 27, इन सीटों पे तो अलायंस ऑलरेडी इन प्लेस है एनडीए और यूपीए का, और जो बाकी सीटें हैं लगभग 54, उन पे कोई ऐसा अलायंस जो है वो काफी डिफिकल्ट रहने वाला है, क्योंकि इन 97 सीट्स पे क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व है, नेशनल पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी का नहीं। 71 सीट्स हैं जहां पे कांग्रेस और क्षेत्रीय दल का मेन कॉन्टेस्ट था। इसमें से 10 पंजाब में, यानी अकाली दल कांग्रेस,
11 तेलंगाना में बीआरएस के साथ, 15 केरल में जहां कांग्रेस और सीपीएम की लड़ाई होती है, बिहार में 7, ऐसी कुछ सीटें हैं। और इसमें से 36 सीटें तो ऐसी हैं जहां ऑपोजिशन यूनिटी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस ये नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी है, इन दोनों के बीच में तो अलायंस नहीं हो सकता। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच में अलायंस नहीं हो सकता। उसी तरह से पंजाब में भी आप और कांग्रेस के बीच में अलायंस होना काफी मुश्किल है। अब 261 सीटें हैं, 190 जहां भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है, और 71 जहां कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की टक्कर है। 261 सीटों पे कांग्रेस नंबर 1 या नंबर 2 पार्टी रही है पिछली बार। तो भाजपा को टक्कर जो है वो देने वाली पार्टी तो कांग्रेस ही है, चाहे वो आज के डेट में कितनी भी कमजोर रही हो। बाकी क्षेत्रीय दलों से वो काफी मजबूत है, और कोई भी ऑपोजिशन यूनिटी की बात जब होती है तो उसको लीड करने का जो एक नेचुरल पार्टनर या नेचुरल पार्टी जो है वो कांग्रेस ही है। तो 190 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच हेड टू हेड फाइट होती है, और बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को बेहतर परफॉर्म करना होगा। शुक्रिया अमिताभ तिवारी। मांडवी के जिस इलाके से आज तक ने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, जहां कई सारे परिवारों को मदद की जरूरत थी, और अब उसके बाद हमारे साथ एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची है। बुजुर्ग महिलाओं की एक परिवार था, कई सारे लोग हैं जो ऊपर चले गए, ऊपरी मंजिलों पर चले गए, लेकिन जो बच्चे थे, बुजुर्ग महिलाएं थे, उन्हें सुरक्षित जगहों पर जाना था। उन्हीं लोगों की मदद के लिए हम एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पर लेकर के आए हैं। आज तक ने अपनी ओर से पहल की कि एनडीआरएफ की टीम को ये जानकारी दी कि यहाँ कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं जिन्हें इवैक्यूएट करना है, और उस खबर का संज्ञान लेते हुए एनडीआरएफ के तमाम जो देवदूत हैं वो आए हैं। बाहर मत आना, आप लोग के लिए मदद आ रही है, यहीं पे बोट लेकर के आ रहे हैं, निकालेंगे, जो ले जाना है सामान पैक कर लीजिए, काम भर का सामान रख लीजिए। गुजरात में बिपरजॉय तूफान की दस्तक देने के बाद का सूरत हाल कुछ ऐसा ही है। आज तक रेडियो रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं और रिपोर्टिंग के साथ साथ लोगों की मदद भी कर रहे हैं। रात भर कहर बरपाने के बाद अब जाकर तूफानी हवाओं की रफ्तार में कमी तो आई है, हालांकि समंदर में अभी भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। घंटों की बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की जल्दी में भागते हुए लोग, सड़कों पर जहां तहां टूटकर गिरे हुए सैकड़ों पेड़, खिलौनों की तरह पलटी गाड़ियां, टूटकर गिरे हुए बिजली के तार और खंभे, यही नजारा है वहां का। कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के 8 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तकरीबन 1000 गांवों में अभी तक बिजली नहीं आई है। नेशनल हाईवे पर भी ट्रांसपोर्टेशन बाधित है। कुल मिलाकर तबाही का मंजर है चारों तरफ। तो तूफान बिपरजॉय ने जिस लेवल का नुकसान किया है, उसको लेकर प्रशासन का क्या एस्टिमेट है और चीजों को सुधारने में, दुरुस्त करने में कितना वक्त लगेगा, ये मैंने पूछा ग्राउंड पर मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा से। सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है रास्तों के बाधित होने से, क्योंकि पेड़ जहां तहां गिरे पड़े हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एक लंबा इलाका जो तटीय इलाके का है वो प्रभावित है उससे, तो वहां रास्ता सुचारू किया जा रहा है। संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, इलेक्ट्रिक टावर्स, मोबाइल कम्युनिकेशन, और ज्यादातर जो भी नुकसान हुआ, देखिए ये तटीय किनारा होने के बाद भी ज्यादातर जो निर्माण कार्य है वो पक्के हैं, तो पक्के निर्माण कार्यों पर असर नहीं पड़ा है। पेड़ों के टूटने से कहीं कच्चे मकान टूट गए हैं, जैसे मोडवा गांव है, वहाँ पूरा गांव लगभग जो कच्चे घर थे सारे उजड़ गए हैं। एस्बेस्टस की शीट है वो पूरी टूट चुकी है, बिखर चुकी है, तो नुकसान उस पैमाने पर है। तो मुझे लगता है कि अमूमन साइक्लोन के बाद किसी शहर को बसाने में जो महीने भर का समय लगता था, संभवतः यहाँ वो समय सीमा 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि रिस्टोरेशन के पहले जो चुनौती थी कि सबसे चीजें व्यवस्थाएं की जाए, रिस्क असेसमेंट किया गया था, तो तैयारियां रिस्क असेसमेंट के हिसाब से की गई थी। और अब जब असेसमेंट चल रहा है इस बात का कि नुकसान कितना हुआ है, हमने जो सुबह से देखा उसमें ऐसा नुकसान कहीं नहीं दिखाई देता जिसको सुचारू रूप से या दुरुस्त करने में 1 सप्ताह से ज्यादा समय लग सकता है। हाँ, ये जरूर है कि बिजली के खंभे गिरे हैं, और इसके अलावा जब तक पानी जमावड़ा है, पेड़ यहाँ वहाँ तार गिरे पड़े हैं, तब तक बिजली सुचारू नहीं की जा सकती, क्योंकि उससे करंट फैल सकता है इलाके में। तो अब फुल स्पीड में तमाम एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। इस समय तो प्रशासनिक जो अमला है वो सबसे ज्यादा असेसमेंट ये कर रहा है कि कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, किन इलाकों में कितना नुकसान हुआ, उस पर एक रिपोर्ट भेजी जाएगी, और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार जो है जाहिर है कुछ अतिरिक्त फंड भी जमा मुहैया कराएगी। और फिलहाल जो एजेंसियां देखिए, अभी जैसे सार्वजनिक यातायात है उस पर रोक है, और मांडवी के इतर और बाहर जो गाड़ियां आने जाने वाली हैं, बड़े पब्लिक यातायात है, वो सब रोके गए हैं। तो सबसे पहले तो यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करनी होगी, सड़कों पर से पेड़ हट जाए, टहनियां हट जाएं, बिजली के तार खंभे हटें, तो वो शुरू होगी। जब ये शुरू होगा तो पहले बिजली रिस्टोर की जाएगी। जो लोग निचले इलाकों में जहां पानी जमा है, जब वो हाई टाइड के साथ उतर जाएगा,
तब वो वहां पर जाएंगे। फिर वहां साफ सफाई कराना, कूड़ा कचरा जो इकट्ठा होता है, फिर सैनिटेशन की प्रक्रिया शुरू। जरूरी है कि वहां पर सैनिटाइजेशन भी किया जाए ताकि दूसरी बीमारियों को मौका ना मिले। ऊपर से मानसून का सीजन है, तो अगले कुछ दिनों में मानसून भी यहाँ पर दस्तक दे देगा, तो बरसात लगातार बढ़ेगी। तो ये चरणबद्ध प्रक्रिया है जो धीरे धीरे अलग अलग चरणों में एक एक करके पूरी होंगी, और इसकी शुरुआत लगता है कि आज से हो चुकी है। शुक्रिया आशुतोष मिश्रा। भारत के अंदर हमने पिछले कुछ वर्षों में कई छोटे बड़े साइक्लोन देखे। पिछले साल मई के महीने में एक बड़ा साइक्लोन आसानी आया था। इस तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा में एक हफ्ते तक भारी बारिश रही थी। इससे पहले 2021 में एक तरफ देश कोविड की दूसरी लहर से लड़ रहा था और दूसरी तरफ हमारे पश्चिमी तट पर तौकते साइक्लोन आ बरसा था। उस समय ये डर भी था कि साइक्लोन की वजह से कोरोना वायरस के केस भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ साइक्लोन्स आए। क्या हाल के समय में साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, जानने के लिए मैंने बात की है उत्तराखंड मौसम विभाग के डायरेक्टर बिक्रम सिंह से। देखिए, जहाँ तक फ्रीक्वेंसी बढ़ने की बात है तो वो बहुत फ्रीक्वेंट तो नहीं है। जब आप उसका एक एनालिसिस करते हैं, एक सिग्निफिकेंट टेस्ट करते हैं, तो वो ज्यादा नहीं है। हाँ, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो बढ़ी है, सीवियरिटी जो वो बढ़ी है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट वेदर पे आ रहा है, तो जो उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ी है। तो वो चीजें जो है, जो इंटेंस साइक्लोन है, सीवियर हो जाना, वेरी सीवियर, एक्सट्रीमली सीवियर, तो वो चीजें जो है कहीं ना कहीं वो बढ़ी हैं। और उसके लिए जो है जो एक कारण वो किया जाता है, तो कि ग्लोबल वार्मिंग का जो वेदर में इम्पैक्ट है वो इस तरह से है। फ्रीक्वेंसी भी थोड़ा इंक्रीज है, लेकिन अभी तक सिग्निफिकेंट उसमें वो नहीं दिखता है। बिक्रम जी, साइक्लोन्स का मौसम से भी कुछ जुड़ाव है क्या? कोई तय समय या महीना है जिनमें इनके आने की संभावना ज्यादा होती है? ठीक है, साइक्लोन तो जो हमारे ईस्ट कोस्ट है या वेस्ट कोस्ट है इंडिया का, तो उसमें मिलते हैं साइक्लोन्स जो है। और इसके लिए जो सीजन है वो आप ये कह सकते हैं प्री मानसून सीजन है या फिर पोस्ट मानसून सीजन। एक बार मानसून सीजन पूरी तरह से सेट हो जाता है तो तब साइक्लोन्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज एक है। तो अभी जो प्री मानसून सीजन था, या अभी तक जैसे मानसून की जो एक्टिविटी वो पूरे देश में कंट्री पे अभी तक नहीं पहुंची है, या इसी तरह सी एरिया पे वो जो उसका फ्लो है मानसून को वो नहीं बना था, तो उससे पहले थोड़ा ये जो एक साइक्लोन का डेवलपमेंट वो हुआ। तो ये चीजें हैं शुरू तक दिख सकती है जब तक मानसून नहीं आता है। और फिर आपको पोस्ट मानसून सीजन में जब एक बार मानसून वापसी कर लेता है पूरी तरह से, तो फिर से बनने शुरू होते हैं। और इंडियन कोस्ट को, चाहे वो ईस्ट कोस्ट है या वेस्ट कोस्ट में है, फ्रीक्वेंसी ईस्ट कोस्ट में ज्यादा होती है, वेस्ट कोस्ट में कम है, तो ये साइक्लोन बनते हैं और हिट करते हैं। तो इनका जो प्रभाव की बात है, तो देखिए जैसे अभी वो आएगा तो यहाँ पर रेनफॉल अच्छी एक्टिविटी दे रहा है। हाँ, उसके साथ ये कि कुछ जो दिक्कत है वो यही है कि जो हाई विंड स्पीड इसके साथ एसोसिएटेड होती है, या कभी कभी आप देखें जो रेनफॉल जो अभी एक्सट्रीम हो जाता है, तो कुछ फ्लड है या फिर जो विंड की वजह से, जो स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से कुछ नुकसान भी करती हैं। तो वो चीजें एक दिक्कत की चीज है। अदरवाइज तो ये है कि जो रेनफॉल एक्टिविटी हो तो चाहिए होती है, मिलनी चाहिए वो चीजें। जी। तो गुजरात में लैंडफॉल के बाद चक्रवात कमजोर पड़ गया है। इस वक्त हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अब भी अपने साथ इतनी बारिश लेकर चल रहा है कि राजस्थान के 5 शहर रेड अलर्ट पर हैं। हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया उत्तराखंड मौसम विभाग के डायरेक्टर बिक्रम सिंह। उत्तराखंड के केदारनाथ में आज से 10 साल पहले कुदरत का कहर टूटा था। बादल फटने से भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें करीब 5000 लोगों की जान चली गई थी। 6000 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे। उस समय बारिश औसत से ज्यादा थी, जिसमें चौराबाड़ी ग्लेशियर पिघल गया और मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। इस बढ़े हुए जलस्तर ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी नेपाल का बड़ा हिस्सा अपनी चपेट में ले लिया था। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा उत्तराखंड के रामबारा पर, जो कि गौरीकुंड से केदारनाथ का मिडवे है। यहां से केदारनाथ मंदिर 9 किलोमीटर दूर है। चौराबाड़ी ग्लेशियर फटने के बाद केदारनाथ तबाह हुआ, उसके बाद रामबारा का विनाश हो गया। इस तबाही ने उत्तराखंड को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके बाद सरकार ने कई जरूरी मापदंड तय किए, फिर चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर हो या फिर ह्यूमन गैदरिंग को लेकर। तो आज उस आपदा को 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में उत्तराखंड कितना बदला है, व्यवस्था कितनी सुधरी है, सुनिए ये रिपोर्ट आज तक रेडियो रिपोर्टर ऋचिक मिश्रा से, जो केदारनाथ पहुंचे और वहां का आंखों देखा हाल बयान किया। देवों की भूमि उत्तराखंड का केदारनाथ धाम, यहाँ तक आने के लिए आपको 22 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता है।
जिसकी ऊंचाई है 3,558 मीटर यानी 11,754 फीट के करीब। लेकिन पहली बार आज तक डिजिटल जो है 3,500 फीट ऊपर आया है, ताकि आपको बता सके कि 10 साल पहले केदारनाथ हादसा जो हुआ था उसके बाद अब तक यहाँ पर क्या क्या चीजें बदल चुकी हैं। पीछे से बहुत तेज नदी की आवाज़ है और हमने नया रास्ता यहाँ अख्तियार करते हुए पुराने रास्ते को चुना है ताकि इसकी कठिनाई को समझ सके और ये भी समझ सके कि इस पे चढ़ने पे कितनी मुसीबत आती थी और रामबाड़ा कस्बा कहाँ है। हम इस टाइम रामबाड़ा से करीब 1 किलोमीटर पीछे हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 10 साल पहले जो प्राकृतिक प्रलय आया था उसके निशान आज भी बाकी हैं। मेरे पैर के ठीक सामने यहाँ नटबोर्ड लगा है कंक्रीट का, जिस पे खंभे लगाए गए थे और ये पूरा एक लाइन बना हुआ है जिसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कभी शेड हुआ करता था, अब वो शेड नहीं है। आप सामने की तरफ देख रहे हैं कटे हुए पहाड़ों का हिस्सा जो है, लैंडस्लाइड जैसा हिस्सा जो दिख रहा है, ये हिस्सा है पुराना टूटा हुआ फ्लड से। और मेरे दाहिनी तरफ जो है ये भी उसी का हिस्सा है। ये बराबर हाइट पे है और इस ऊंचाई तक पानी का बहाव बहुत तेजी से आया था। अभी हम लोग इस समय रामबाड़ा पे हैं। यहाँ से केदारनाथ की यात्रा जो है वो करीब 9 किलोमीटर बसती है। मंदाकिनी के बीच ऊपर थोड़ा सा हाइट पे नीले रंग के टेंट्स लगे हुए हैं ऊपर की तरफ। उस हाइट तक प्रलय के समय पानी बह रहा था और सामने जो है सफेद पहाड़ है, उस पहाड़ के ठीक नीचे आपको एक बड़ा पत्थर दिख रहा होगा। ये पत्थर ऊपर से बह करके आया है। अब आप सोचिए कि वो प्रलय में वो जो पानी का बहाव था वो कितना तेज और कितना ऊंचा रहा होगा। अभी हमारे साथ भगत सिंह जी हैं। भगत सिंह जी यहाँ के पुराने निवासी हैं। भगत सिंह जी, आप हमें बताएंगे कि आपके साथ उस समय क्या क्या हुआ था? सर, ये हुआ था कि 2-3 दिन से लगातार पानी आ रहा था, बरसात हो रही थी। इसके बाद शाम को 6 बजे हम खाना खुना बना रहे थे। 2 घोड़े थे मेरे और ये बच्चे थे मेरे साथ, एक बच्चा था लड़का। तो हम जब बरसात ज़्यादा आने लग गए, ऊपर से टूटने लग गए, पहाड़ आने लग गए नीचे, तो उसके बाद हम घोड़े छोड़ के हम ऊपर चले गए जंगल में। ये जंगल के, हाँ, ये जंगल के अंदर चले गए। तो वहाँ एक रात को यहाँ पे रहे, फिर सुबह निकले और आगे चले गए ऊपर। तो हमारे साथ वाले कुछ ऊपर निकल गए, तो वो ऊपर ही वो चोटियों पे चले गए। फिर हम नीचे आए, बच्चे चढ़ा नहीं, तो उसके बाद मैं उसको लेके नीचे आया। तो यहाँ आया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा था। तो घोड़े खच्चर सारे बह गए थे, आदमी लोग बह गए थे। तो तब आए तो थोड़ा सा यहाँ पे बचा था। ये सारे की सारे बह गए, सिर्फ 2 दुकानें यहाँ पे बची, वो लास्ट में। सारा ये पूरा बह गया यहाँ से। ये दाहिनी तरफ जो है ये नया रास्ता है, पुराने रास्ते से करीब 2 किलोमीटर लंबा है। हम इस टाइम केदारनाथ धाम पर खड़े हैं। यहाँ पे हाइट है करीब 11,755 फीट। बर्फबारी लगातार हो रही है, कल से हो रही है और अगले 2 दिनों तक बर्फबारी होने की उम्मीद जताई गई है। आप देख सकते हैं मंदिर के बाहर कितनी भीड़ है। बर्फबारी के बावजूद लोग खड़े हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि 15 से 17 जून के बीच यहाँ पे हुआ क्या था। उस साल मॉनसून उत्तराखंड में 2 हफ्ते पहले आ गया था। बारिश अच्छे से हो रही थी, लोगों को अच्छे फसल की उम्मीद थी। लेकिन उत्तराखंड में 15 तारीख को बारिश तेज शुरू हो गई, 16 तारीख को बादल फटा और 17 तारीख तक काफी तेज बारिश होती रही। अब मैं इस पूरी सीक्वेंस को आपको ब्रेक करके बताता हूँ। 15 तारीख को आसपास बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 2 साइक्लोनिक सिस्टम्स बने जो तेजी से उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहे थे, जिनको सपोर्ट मिला कैस्पियन और मेडिटेरेनियन सी से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ से, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एकदम परफेक्ट एंगल पे राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके में टकराए और वहां से ये सारे के सारे घने बादल, काले बादल जिसमें बहुत ढेर सारा पानी भरा था,
वो आकर के उत्तराखंड के इन पहाड़ों से टकरा गए। इन पहाड़ों पर जो है बादल रुक गए, उन्हें बाहर निकलने का और फैलने का कोई मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से सारे के सारे बादल का पानी जो है वो यहाँ पे एक बार में फट गया और ये जो चोराबारी लेक है उसकी दीवार टूटी और ये फ्लैश फ्लड ने पूरे केदारनाथ घाटी से लेकर के और हरिद्वार तक तबाही मचाई। इस रिपोर्ट का अगला हिस्सा अगले हफ्ते सोमवार को आएगा। शुक्रिया ऋचिक मिश्रा। और अब वक्त है भौचक का, लेकर आ गए हैं कुमार केशव। मिनिमलिज्म का ज़माना है भाई साहब। फैशन स्टाइल भी मिनिमलिस्ट हो चला है, यानी फैशन उतना ही जितना ज़रूरी हो, एकदम कम से कम, न्यूनतम। सब्जी में नमक जितना। नमक और फैशन से याद आया कि मार्केट में ट्रेंड के घोड़े पर सवार एक ऐसा हैंडबैग आया है जो नमक के दाने जितना ही बड़ा है। और आज की भौचक खबर में बात इसी पर। यूएस की एक आर्ट कलेक्टिव संस्था है MSCHF, मिस्चीफ बोलते हैं इसको, अपनी विचित्रवीरी किस्म की नीलामियों के लिए मशहूर है। अब ये एक सबसे अलग, सबसे जुदा हैंडबैग लेकर आया है जो दिखने में हरे रंग के एक छोटे से बग जितना है, कीड़े जितना, चींटी जितना, इतना छोटा कि नंगी आंखों से आपको शायद ही दिखाई दे। इसे देखने के लिए साथ में एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी कि माइक्रोस्कोप भी आपको दिया जाएगा। इस बैग की जो जेब है ना, वो धूल के कण से भी छोटी है। इसे बनाया है दुनिया की मशहूर प्रीमियम ब्रांड लुई वितान ने। तो मिस्चीफ जो है इस बैग की नीलामी कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक लुई वितान के इस ऑन द गो टोटे बैग की साइज जो है वो 657 बाई 222 बाई 700 माइक्रोमीटर है, जो समुद्री नमक होता है ना, सी सॉल्ट, उसके दाने से भी छोटा, और इतना छोटा कि जो सुई का छेद है उसके अंदर से भी निकल जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि भैया कीमत से इतर इस हैंड बैग में रखा क्या जा सकता है? नेताओं का ईमान, अफसरों की विनम्रता, या रोड पे हाई स्पीड में वाहन दौड़ाते राहगीरों की इंसानियत? कुमार केशव, आज तक रेडियो। तो हफ्ते के आखिरी दिन भर में इतना ही, लेकिन वीकेंड पर हमारे बाकी शोज जैसे कि 3 ताल और स्टोरी बॉक्स सुनना ना भूलिएगा। हमारे पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं ये भी बताइएगा radio@aajtak.com पर। अब तो व्हाट्सएप नंबर भी है जहां पर आप बता सकते हैं हमें कि आपको हमारे शोज कैसे लग रहे हैं। आप ऑडियो भेज सकते हैं, नंबर है 9953323303। हमारे पॉडकास्ट आज तक रेडियो के पेज के अलावा आपको स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक और जियो सावन पर भी मिलेंगे। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने, साउंड मिक्सिंग है कपिल देव सिंह की, अमृत रेजी की। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।